कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। धनों की गांठ मिटाने का एकमात्र उपाय टीट्योर एफ। अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात, मैं अनुराधा तंवर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। किसान दिवस पर विशेष प्रस्तुति। देर से बोई गई सरसों की फसल में कर्षण कार्य। हमारे देश एवं प्रदेश की आधी से अधिक आबादी गांव में रहकर कृषि को अपनाए हुए है। इन असंगठित किसान परिवारों के पास हमेशा से समस्याओं का अंबार रहा है, जिनकी समस्याओं के समाधान हेतु आजीवन संघर्ष किया हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने। इनका जन्म किसान परिवार में आज ही के दिन हुआ था और इनकी कृषि के विकास में बहुत रुचि थी। इसलिए इन्होंने कृषि तथा कृषकों के विकास हेतु खुले रूप से सहयोग दिया। इनके सहयोग को कृतज्ञ राष्ट्र ने खूब समझा और सराहा। इसलिए उनके जन्म दिवस को पूरा देश किसान दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। तो आइए देखते हैं किसान दिवस पर अन्नदाता की ये विशेष प्रस्तुति। त्याग एवं तपस्या का दूसरा नाम है किसान, जो अपने जीवन भर अन्न उपजाने के लिए तपस्या करता है। चाहे तपती धूप हो, कड़ाके की ठंड हो या मूसलाधार बारिश, तब भी इसकी साधना कोई तोड़ नहीं पाता, ताकि अपने कर्तव्य का पालन कर ये सबका पेट भर सके। भारतीय किसानों की कृषि ही उसकी शक्ति है तथा वही उसकी भक्ति है। इसलिए ही अपने देशवासियों को भरपूर अन्न, फल, साग सब्जी मिल रहा है। लेकिन बदले में किसान को उनका पारिश्रमिक भी नहीं मिल पा रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक उनका जीवन अभाव में ही गुजरा है। इस दर्द को समझा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने, जिनका जन्म आज ही के दिन 23 दिसंबर 1902 में हापुड़ जिले के किसान परिवार में हुआ एवं वो खुद भी किसान थे। आजादी के बाद चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। चौधरी चरण सिंह के मेहनत के कारण जमींदारी उन्मूलन कानून 1952 में पारित हो सका। इस विधेयक ने सदियों से खेत में खून बहाने वाले किसानों को जीने का मौका दिया। इसलिए देश के किसान चौधरी चरण सिंह को अपना मसीहा मानते हैं। उन्होंने देश में भ्रमण करते हुए कृषकों की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया तथा किसान समस्या को देश की समस्या मानकर एक आंदोलन स्तर पर जीवन पर्यंत जुटे रहे। उनमें देश के प्रति वफादारी का भाव था तथा दूसरी ओर कृषकों के सच्चे शुभचिंतक थे। इतिहास में उनका नाम प्रधानमंत्री से ज्यादा एक किसान नेता के रूप में दर्ज है। इसलिए चौधरी चरण सिंह की याद में उनके जन्मदिन को हर वर्ष हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं।
आज उनके जन्मदिन पर सोचने की जरूरत है कि किसानों के उत्थान के लिए कितने आंदोलन चले और अभी तक चल रहे हैं, लेकिन इस मुहिम में कितने किसानों का उत्थान हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ आज के समय में प्रति इकाई भूमि कम हो रही है, प्राकृतिक कृषि संसाधन कम हो रहा है तथा खेती में अधिक लागत के बावजूद भी मुनाफा कम हो रहा है, जिससे अधिकतर मझोले एवं छोटे किसान आर्थिक बोझ से दब गए, जिसके कारण कृषि छोड़ अन्य व्यवसाय में जुट गए। जो अभी कृषि व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए अभी समस्या बरकरार है। इनके कारणों की बात करें तो कृषि में अधिक लागत लगने के बावजूद कृषि उत्पादन स्थिर होने के कारण बहुत कम लाभ हो रहा है। दूसरी तरफ देश में घटते प्राकृतिक संसाधन जैसे घटता सिंचाई जल, कम होती मृदा उर्वरा शक्ति तथा अनिश्चित मानसून किसानों के लिए बड़ी समस्या के रूप में उभर रहे हैं। परिणाम स्वरूप अधिक लागत लगाने के बावजूद भी किसान फसल से अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहे। साथ ही साथ इनके उत्पादन का उचित मूल्य भी नहीं मिलने के कारण काफी परेशान हैं, जबकि उन्हीं की उपज को बेचकर बिचौलिए काफी लाभ कमा रहे हैं तथा दूसरी तरफ कृषि में लगने वाली लागत वस्तुओं को खरीदने के लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ रहा है। ये केवल हमारे किसान भाइयों के संगठित एवं जागरूक न होने का नतीजा है, क्योंकि हमारे किसान काफी सीधे हैं, जबकि चौधरी चरण सिंह का सपना था कि किसान संगठित हों, जागरूक हों, जिससे कृषि एवं अपनी उन्नति हेतु सही चीजों को अमल में लाएं तथा अपने सही हक के लिए आवाज उठाएं। हरित क्रांति के बाद एवं कृषि में नए तकनीकों, नए खोजों तथा नए यंत्रों के आविष्कार के बाद किसान ने अपने उपज में तो वृद्धि कर ली, लेकिन अपने उपज का उचित मूल्य न मिलने के कारण प्रदेश के किसान आज भी ठगा महसूस करते हैं। इसलिए आज जरूरत है किसान समान फसल उगाने वाले किसानों का समूह बनाएं, जैसे धान उत्पादक समूह, गेहूं उत्पादक समूह, गन्ना उत्पादक समूह, सब्जी उत्पादक समूह, जिससे कि अपने उत्पाद के उचित मूल्य हेतु संगठित होकर एक व्यवस्था बना सके या आवाज उठा सके तथा कृषि आदानों में बढ़ती कीमत, नकली एवं बनावटी वस्तुओं के प्रति सचेत होकर बाजार से सही मूल्य पर सही वस्तु प्राप्त कर सके, जिससे कि कृषि से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। कृषि व्यवसाय अधिक जोखिम भरा व्यवसाय है। इसके लिए हमेशा आपको चौकन्ना एवं जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि बंजर होती जा रही है तथा दिन प्रतिदिन सिंचाई जल कम होने से किसानों के सामने एक विकट समस्या पैदा हो रही है तथा दूसरी तरफ किसानों को कृषि आदानों जैसे रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों की सही पहचान नहीं होने के कारण वो दुकानदारों द्वारा हमेशा निम्न गुणवत्ता वाला उत्पाद खरीदकर प्रायः ठगी का शिकार होते हैं। सरकार की तरफ से किसान के लिए जो योजनाएं चलती हैं, उसका किसान जानकारी के अभाव में सही लाभ नहीं ले पाता। तो किसान भाइयों, आपने कभी सोचा है कि ये समस्याएं आपके सामने क्यों आ रही हैं? तो मुख्य कारण यह है कि आप में नई कृषि योजनाओं एवं तकनीकों की जानकारी का अभाव है। यदि इन समस्याओं के समाधान की बात करें तो सबसे पहले किसानों को जागरूक होना पड़ेगा और कृषि की नई तकनीकों के प्रति अवगत होना होगा तथा कृषि उत्पाद को बेचने हेतु कृषि उपज बाजार समिति की सूचनाओं से अवगत होकर या जुड़कर अपने उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचना होगा, जिसका प्रयास हमने किया है अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से। यदि हमारे किसान कृषक समूह बनाकर सामूहिक रूप से खेती करें तो लागत में भी कमी आएगी तथा उपज को सीधे बाजार में बेचकर खुद अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं और बिचौलियों द्वारा शोषण से बच सकते हैं। इसके अलावा कृषि उत्पादन में आने वाली कीट रोग व्याधियों से बचाने के लिए रासायनिक दवाओं पर निर्भर न रहकर प्रारंभ से ही समेकित कीट रोग प्रबंधन किया जाए, जो अधिक कारगर एवं स्थायी है। और यही अन्नदाता का उद्देश्य भी है, क्योंकि आपको अधिक उपज एवं उचित आय मिले, आप समृद्ध हों और आपकी समृद्धि से ही देश का विकास होगा और देशवासी खुशहाल होंगे। सरसों की फसल इस समय खेतों में बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर खड़ी है, जिससे अच्छा उत्पादन तभी प्राप्त होगा जब आप खड़ी फसल में की जाने वाली सशस्य क्रियाओं एवं पौध सुरक्षा उपायों को सही समय पर संपादित करेंगे। लेकिन ये कार्य आप तभी कर पाएंगे जब इसकी जानकारी आपको होगी। इसलिए इस फसल के समस्त प्रबंधनों हेतु देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जिन किसान भाइयों ने सरसों की बुआई देर से की होगी, उनकी फसल इस समय लगभग 1 से 1.5 माह की हो रही होगी।
तो किसान भाइयों, इस फसल से अच्छी उपज प्राप्त हो, इसके लिए आवश्यक है कि इसमें समय समय पर किए जाने वाले शस्य प्रबंधनों पर ध्यान दिया जाए, जैसे खरपतवार नियंत्रण, पोषक तत्व प्रबंधन तथा सिंचाई इत्यादि। यदि इन क्रियाओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो खरपतवारों की अधिकता तथा पोषक तत्वों एवं सिंचाई के अभाव में फसलों का पीला होना तथा बढ़वार रुक जाना देखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस कमजोर फसल से हमें बहुत कम उपज प्राप्त होगी। अतः किसान भाइयों, देर से बोई गई सरसों की फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर सिंह। पहली बात तो शुरू में आती है कि इस समय खेत में लगभग 1 से 1.5 महीने की फसल राई सरसों की जो समय से बो दी गई हैं, उनकी फसल खेत में खड़ी है। जहाँ तक खरपतवार नियंत्रण का सवाल है, वो चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले जो इसमें खरपतवार होते हैं, तो 1-1.5 महीने की फसल होने के बाद जब इसकी पत्तियां फैल जाती हैं तो बहुत सारे खरपतवार दब जाते हैं। लेकिन यदि निराई गुड़ाई इसकी प्रॉपर हो जाए और तो निश्चित रूप से इसके खरपतवार ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ तक खरपतवारों का रसायनों का सवाल है, वहाँ वो स्टेज तो अब लगभग ख़त्म हो गई है। बुवाई के ठीक बाद 2 दिन बाद खरपतवार नाशी डाला जाता है और बुवाई से पहले डाला जाता है, तो वो स्थितियाँ निकल गई हैं। अब इस समय जो है आप केवल खुरपी उर्पी का सहारा लेकर के हल्की मिट्टी चढ़ा दें और मोटे मोटे खरपतवार जो है वो निकाल करके इस तरह से खरपतवारों से मुक्त खेत को कर लें। खुरपी से निकालने से ख़ास तौर से ये लाभ होता है कि हवा का प्रवाह जो है जड़ों में होता है, नमी संरक्षित रहती है और जो घने पौधे हैं वो भी उस समय निकल जाते हैं और मिट्टी चढ़ जाने से उनकी जड़ों में मजबूती आती है, पौधे का विकास अच्छा होता है। दूसरी बात आती है महत्वपूर्ण बात सिंचाई की। सिंचाई में आमतौर पर सरसों की फसल में पहली सिंचाई 35 दिन 40 दिन पे करनी चाहिए, जिस समय डंडी निकलने लगती है, और दूसरी सिंचाई 55 से 60 दिन पे करनी चाहिए, जब पूरा सरसों की फसल में फूलों से लद जाता है, फूल आने समाप्त हो जाते हैं, पूरे फूल आ चुके होते हैं, फलियां चटकने लगती हैं। तो 2 सिंचाइयाँ आपको हल्की करनी है, बहुत ज़्यादा भारी सिंचाई नहीं करनी है। उसके उर्वरक की बात है तो उर्वरक जो है अच्छी पैदावार लेने के लिए जो सिंचित इलाके में राई सरसों की खेती किसान कर रहे हैं, वहाँ पर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम सल्फर इसकी प्रति हेक्टेयर इसकी संस्तुति की गई है। तो नाइट्रोजन आधी और फास्फोरस पोटास और पूरी मात्रा में बुवाई के समय डाला जाता है। जो नाइट्रोजन 60 किलोग्राम बची है उसको बुवाई के 35-40 दिन बाद जब हम सिंचाई करते हैं उसके बाद इसकी टॉप ड्रेसिंग कर दें। जहाँ हल्की मिट्टियाँ हैं वहाँ पर इस मात्रा को 2 बार में प्रयोग कर सकते हैं, वो करना है। दूसरा, कभी कभी ये भी होता है कि जब ज़्यादा खेत मजबूत होता है और पौधों की बढ़वार बड़ी तेज़ी से ऊपर को जाती है तो ऊपर की इसकी जो है टॉपिंग भी की जाती है। ऊपर की जो कलियां हैं, नए नए पौधे निकल रहे हैं, ब्रांचें निकल रही हैं, उनको थोड़ा थोड़ा ऊपर से तोड़ देते हैं तो साइड में नई ब्रांचें निकलने लगती हैं और पूरा खेत जो है वो इससे लबालब भर जाता है, तो वो पैदावार अच्छी होती है उससे। तो ये भी एक क्रियाकलाप जो है करने से काफ़ी लाभ मिलता है। इस प्रकार किसान भाइयों, हम इन विपरीत हालातों में जाड़ों में कैसे बचाएं, कितना उर्वरक डालें, कैसे सिंचाई करें जिससे हमारा पौधा पूरी तरीके से बढ़वार हो, अच्छी फलियां आएँ और अच्छी पैदावार मिले। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे देखेंगे महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर।
ग्रोमोर 20-20-0-13 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। दुधारू पशुपालन से प्रदेश का हर किसान परिवार जुड़ा है। बाहर से जानवरों को खरीदना काफी महंगा हो चुका है। ऐसे में पशुओं से प्राप्त इन बच्चों का अगर अच्छे से लालन पालन किया जाए तो भविष्य में ये अच्छे दुधारू पशु साबित हो सकते हैं। इसलिए आपको बच्चियों पड़ियों की देखरेख कैसे करना है, जानने के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। कृषि सह व्यवसायों में दुग्ध उत्पादन के उद्देश्य से मुख्य तौर पर गाय या भैंस का पालन किया जाता है, जिसे छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर अपनाया जा रहा है। इस व्यवसाय से निरंतर लाभ लेने के लिए बहुत से प्रबंधन कार्यों पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दुधारू पशु के बछिया एवं पड़िया प्रबंधन के बारे में, क्योंकि प्राय देखा गया है कि किसान भाई दूध देने वाले पशुओं पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन भविष्य में जिन पड़िया एवं बछिया से दूध उत्पादन लेना है उस पर विशेष ध्यान नहीं देते और जैसे तैसे आहार, आवास व्यवस्था एवं रख रखाव करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि उनके बछिया एवं पड़िया कमजोर, अधिक समय से गर्भ में आना तथा भविष्य में कम दूध उत्पादन की प्राप्ति होती है। अतः जिन किसान भाइयों के पास बछिया एवं पड़िया है, उनका किस प्रकार से प्रबंधन किया जाए जिससे कि हमें स्वस्थ एवं अधिक दूध उत्पादन देने हेतु गाय एवं भैंस मिल सके। तो यदि नवजात बच्चियों पे अगर अच्छा ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से ही इनसे हम अच्छी उत्पादकता ले सकते हैं। इसमें यह बात अहम होती है कि देखना कि ये पहली बार कब इनसे गर्भ धारण किया जा सकता है। तो भैंसों में ये लगभग 36 माह की उम्र में या 300 किलोग्राम का जो बॉडी वेट होता है, जो शरीर का भार होता है, जो भी पहले आए, ऐसे में पहली बार जानवर गर्भ धारण लायक हो जाता है। और गायों में लगभग 28 से 30 माह की उम्र या लगभग 280 से 300 किलोग्राम का जो शरीर का भार है, अगर यह आ जाए तो जानवर गर्भ धारण के योग्य हो जाता है। ऐसा करने के लिए आपको शुरुआती दौर पे इनके भी रखरखाव एवं आहार प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। सबसे पहले पशुपालक भाई इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि लगभग 6 माह की उम्र से 24 माह की उम्र तक इन बच्चियों को 1.5 से 2 किलोग्राम आहार प्रतिदिन आप दें, हरे चारा, सूखे और पानी के उपरांत। ऐसे में ब्यात के लिए जो शरीर भार है वो भी समय पे ग्रहण कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पशुपालक भाई दाने की मात्रा बहुत ज़्यादा बच्चियों को देने लगते हैं कि जल्दी वो गर्मी में आ जाए या जल्दी उनकी वृद्धि हो जाए। ये भी सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा दुबला होना या ज़्यादा फैट का डिपोजिशन हो जाना, ज़्यादा शरीर में मोटापा बढ़ जाना, दोनों ही आपकी बच्चियों के लिए घातक होता है। क्योंकि ज़्यादा मोटापा बढ़ जाने से, ज़्यादा फैट बढ़ जाने से जानवर समय से गर्मी में नहीं आएगा। उनकी जो साइकिल होती है गर्भ धारण करने के लिए, जो हर 21 दिन में रिपीट होती रहती है, वो साइकिल समय से नहीं होगी। अगर गर्भ धारण कर भी लेता है तो ऐसे जानवरों में एबॉर्शन का खतरा हो जाता है। उनके अंदर मेमने या नवजात बच्चों का सही विकास नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान में रखें कि अंडर फीडिंग, ओवर फीडिंग, मतलब कम दाना देना या ज़्यादा दाना देना, दोनों ही घातक होता है। इसलिए संतुलित आहार देना चाहिए, लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम प्रथम 6 से 24 महीने तक। 24 महीने के बाद आप आधा किलो की मात्रा और बढ़ा सकते हैं, तब तक जब तक कि गर्भ धारण योग्य आपका जानवर नहीं हो जाता है। जो एक अन्य बात ध्यान देने की है वो है जो खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे कॉपर, फास्फोरस, सिलेनियम, विटामिन ई और विटामिन ए, इनका बहुत बड़ा रोल होता है गर्भ जो जननांग होते हैं उनके विकास में और सुचारू रूप से गर्भ धारण करने में। तो पशुपालक भाई इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें
क्योंकि अगर हरे चारे में, जैसा कि विदित है कि हरे चारे में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है। अगर कभी सीजन का लीन पीरियड है, हरे चारे की उपलब्धता नहीं है, तो ऐसे में विटामिन ए का अतिरिक्त सोर्स आप अपने जानवर को मार्केट से दे सकते हैं। विटामिन ए के कई सारे जो प्रिपरेशन है बाजार में उपलब्ध हैं। विटामिन ए के नाम से, ई केयर सी के नाम से, इसमें विटामिन ई, ए और सिलेनियम तीनों ही रहते हैं। और खनिज पदार्थों का मिश्रण, जिनको मिनरल मिक्सचर कहते हैं, मिन मिक्स के नाम से बाजार में उपलब्ध है। अगर इसको आप अपने बच्चियों को देते हैं तो न केवल इनके जननांगों का विकास ही सुचारू रूप से होता है, बल्कि ये भविष्य में चल के अच्छी उत्पादकता वाले बनते हैं। ये खुद का रख रखाव है, ये पशुपालक भाई अपने स्तर पे कर सकते हैं। अगर ये रख रखाव रखे हैं तो लगभग 70% समस्या आपकी, जो कई बार शिकायतें रहती हैं कि जानवर समय से गर्मी पे नहीं आया या गर्मी में आया तो गर्भधारण नहीं हुआ, गर्भधारण हुआ तो गर्भधारण काल पूरा करने के पहले ही जो बत्स पल रहा था वो उसका एबॉर्शन हो गया। तो इस तरह की काफ़ी हद तक की समस्याओं पर आप खुद आहार प्रबंधन से निजात पा सकते हैं। और उसके बाद भी अगर इस तरह की समस्या विदित होती है तो आप अपने निकटस्थ पशु चिकित्सक से संपर्क करके उससे भी निजात पाया जा सकता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। अगर आप तमाम राज्यों में अपना यूपी ढूंढ रहे हैं तो शायद ये इतना आसान नहीं होगा, इसलिए हम लाते हैं सिर्फ यूपी की खबरों के बुलेटिन। वाले समय में खाने जो है वो ऑनलाइन होंगे। भ्रष्टाचार को मिटाना। उत्तर प्रदेश मामूली प्रदेश नहीं है। अपना यूपी रोज सुबह 7 से रात 10 तक, हर 3 घंटे में। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ग्रोमोर 20-20-013 कॉम्प्लेक्स खाद खेतों को प्राप्त होती है उपजाऊ मिट्टी और आपको मिलती है अच्छी उपज, सभी फसलों के लिए उपयोगी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है भदेसरा जिला मऊ के जैनंद राजभर ने। आपने बर्बरी नस्ल की बकरी के पालन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। क्योंकि हमारी खेती की जो छोटी होती जा रही है और रोजगार के साधन गांव में कम हैं, लेकिन हम कृषि पर आधारित देखें तो रोजगार के बहुत बढ़िया साधन है। वो किसान भाई जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं या गांव में रहते हैं, बेरोजगार हैं, वो बकरी पालन का काम करके बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बकरी पालन में बहुत सी नस्लें हैं, उसमें सबसे बढ़िया बर्बरी नस्ल की बकरी पालन है। बर्बरी नस्ल आप गाँव में देखते होंगे कि छोटे कद की होती है, उस पर सफ़ेद में लाल लाल चकत्ते होते हैं, उसके कान आंठे से होते हैं, मुंह छोटा सा होता है और उसकी ऊंचाई जो है 2 से 2.5 फीट से ज़्यादा नहीं होती। ये बहुत अच्छी नस्ल की बर्बरी नस्ल की बकरी होती है और ये हमारे जलवायु के लिए बहुत ही अनुकूल है। दूसरी चीज़ है बर्बरी नस्ल की सबसे अच्छी जो खूबी है कि वो स्टाल फीडिंग पसंद करती है। सब तो अंग्रेजी का है स्टाल, लेकिन जैसे एक जगह बांध करके हम उसको खिला सकते हैं, इसमें ज़्यादा चराई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनकी जवान होने की जो उम्र है, अवस्था है, वो लगभग 8 से 9 महीने पर ये बिल्कुल युवा हो जाती हैं। पहला गर्भधारण करते हैं। गर्भकाल जो होता है वो 150 दिन का होता है। एक बार बच्चा देने के बाद
ये पुनः 1 महीने पर पुनः गर्भित हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि 10 बकरी के साथ 1 बर्बरी नस्ल का बकरा होना आवश्यक है। इस बात को ध्यान रखें। पशुशाला की सफाई बहुत आवश्यक है। जहाँ भी बकरी शाला बनाएं थोड़ा सा ज़मीन से 2 फीट ऊंची फर्श होनी चाहिए। हवा का आदान प्रदान बहुत बढ़िया होना चाहिए कि इसमें कोई भी नमी की वजह से बीमारियां ना होने पाएँ। जहाँ तक चराई खिलाई पिलाई की बात है, स्टॉल फीडिंग के रूप में आप इसको घर पर बांध करके खिला सकते हैं। आधा किलो लगभग इसमें भूसा की आवश्यकता पड़ती है, 2-2.5 किलो हरा चारा की आवश्यकता पड़ती है। भूसे को पानी में भिगो दें। जब पानी उसका निथर जाए तब उस पानी सूखे हुए भूसे में 1 बकरी के लिए कम से कम 250 से 300 ग्राम दाना मिश्रण उसी भूसे में लगा दें तो यह दाना उसी में चिपक जाएगा। बकरियां बड़े आराम से इस दाने को भूसे के साथ खा लेंगी। हरे चारे में बरसीम की बुआई करके बरसीम खिला सकते हैं, जई की बुआई करके इनको जई खिला सकते हैं, मक्का खिला सकते हैं, लोबिया खिला सकते हैं, बरसीम खिला सकते हैं। ये ऐसे चारे हैं जो इन बकरियों को हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इसमें जो मुख्य रूप से ध्यान देने की योग्य बात है उनके बीमारियों की बात है। बीमारियों में सबसे जैसे कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे घासें चढ़ती हैं और टहलती घूमती रहती हैं तो इसके पेट में क्रीम पड़ जाते हैं जिसके कि वर्म कहते हैं, जिससे कि उनकी पाचन प्रणाली और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हम किसान भाइयों को सलाह देंगे कि हर 2-2 महीने के अंतर पर पशु चिकित्सक की सलाह से कृमिनाशक दवाओं का प्रयोग अवश्य करें। दूसरी जो सबसे चीज़ होती है कि बकरियों में एक बीमारी होती है PPR। ये एक वायरस के द्वारा बीमारी फैलती है और इसमें संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता है। तो हम किसान भाइयों को ये सलाह देंगे कि इस बीमारी ये होने ही ना पाए आपके क्षेत्र में, इसका टीकाकरण अवश्य करा लें। निकट के पशु चिकित्सालय पर जाएं, वहाँ पशु चिकित्सक की सलाह से टीका लगवाएं। एक बार टीका लग जाने के बाद 3-4 साल तक प्रतिरक्षा रहती है। यदि किसान भाई इस प्रकार से बकरी पालन का काम करते हैं तो निश्चित रूप से एक बकरी से 1 साल में 2-2.5 हज़ार रुपये इनका सालाना फायदा हो सकता है। यदि कोई किसान भाई 20 बकरी पाल रखे हैं और 2 बकरा पाल रखे हैं तो निश्चित रूप से प्रतिवर्ष शुद्ध रूप से 50 हज़ार की इनकी आमदनी हो सकती है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे हनों की गांठ मिटाने का एकमात्र उपाय टी क्योर F।